Hello, dear students. Welcome back to my channel एग्जाम हंटर विद नियम। एग्जाम हंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आज आप सभी के सामने क्लास 9th जियोग्राफी सब्जेक्ट के लेसन नंबर 2 जो कि टाइटल्ड है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया नाम से, भारत का भौतिक स्वरूप। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सभी के समक्ष भारत के भौतिक स्वरूप के भाग 1 पर चर्चा की थी और उस पार्ट 1 में मैंने हिमालयन सिस्टम और नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया, भारत का जो उत्तरी मैदान है, इन दोनों जो आपके पार्ट्स हैं इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आपके साथ शेयर किया था। लेकिन आज के इस पार्ट 2 में जो आपका फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट 2 है, उसमें मैं आज आप सभी के साथ पेनिनसुलर प्लेटू और आपका वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया को भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड मैंने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाई है और मैं पूर्ण अपेक्षित हूँ आप इन सभी प्रश्नों से ज़रूर लाभान्वित होंगे। और मैं आप सभी को बता दूं, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहा है, उन सभी के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट का अपना एक रोल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, वो चाहे आईएएस हो या फिर हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो या फिर अदर सबॉर्डिनेट एग्ज़ाम्स या फिर अदर एग्ज़ाम्स हैं। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के इस रोल को देखते हुए मैंने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनाए हैं, ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे, वो चाहे स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट। तो आइए स्टार्ट करते आज की इस श्रृंखला के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा था, मैं इस पार्ट 2 में पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार और आपका वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट को डिस्कस करने वाला हूं। तो आप पेनिनसुलर प्लेटू की एक पिक्चर यहां पे देख पा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है। पेनिनसुलर प्लेटू, ये जो आपका इंडिया का मैप है, आप इसमें ध्यान दें। जब हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रायद्वीपीय पठार में 2 मेन पार्ट्स आ जाते हैं, 2 महत्वपूर्ण भाग आ जाते हैं। एक तो आपका ये वाला जहाँ पे मैं लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, एक तो ये वाला पार्ट आ जाता है पेनिनसुलर प्लेटू में, ये वाला पूरा पार्ट, एक ये वाला पार्ट, और सेकंड जो पार्ट है आपका वो ये वाला। मैं भी आपको इसके नाम बता दूंगा। ये वाला जो पार्ट है, जिसको मैं अभी हाइलाइटर से हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्चभूमि या फिर मध्य उच्चभूमि। और इस सेंट्रल हाईलैंड में आप सभी देखेंगे, यहां पे आपको मारवाड़ प्लेटू दिखता है, फिर आपको यहाँ पे मालवा प्लेटू दिखता है, फिर आपको बुंदेलखंड प्लेटू या फिर बुंदेलखंड पठार दिखता है, फिर आपको यहाँ पे बघेलखंड का पठार दिखता है, और साथ ही साथ अगर ईस्ट की तरफ जाएं तो आपको छोटा नागपुर प्लेटू, और फार ईस्ट या सुदूर पूर्व में जाएं तो आपको यहाँ पर शिलोंग प्लेटू देखने को मिलता है। तो यदि हम केंद्रीय उच्च भूमि की बात करें तो मारवाड़ या मेवाड़ प्लेटू से लेकर इसका जो विस्तार है वो आपका बघेलखंड तक है। ध्यान दें, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड है, केंद्रीय उच्च भूमि है। उसके बाद जो पूर्वी विस्तार है वो छोटा नागपुर के रूप में देखने को मिलता है, इन पठारों का पूर्वी विस्तार, और आपका शिलोंग प्लेटू। और इसी पेनिनसुलर प्लेटू का जो सेकंड पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपका डेक्कन प्लेटू के रूप में देखने को मिलता है। और इस डेक्कन प्लेटू में 3 प्लेटू मुख्य रूप से आते हैं।
एक आपका महाराष्ट्र प्लेटू, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटका प्लेटू, कर्नाटका का पठार, और आपका तेलंगाना प्लेटू, तेलंगाना का पठार। और इसी का पूर्वी विस्तार फिर दंडकारण्य प्लेटू है, दंडकारण्य का पठार है। तो आई होप आप मैप से समझ गए होंगे, और मैं थोड़ा सा आपको सेकंड में जो लेफ्ट साइड में जो मैप है इस पर ले चलता हूँ। यहाँ सेंट्रल हाईलैंड को हाईलाइट किया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था, सेंट्रल हाईलैंड या केंद्रीय उच्च भूमि में मालवा प्लेटू आ जाता है लेफ्ट में, और आपका उसके ठीक लेफ्ट में यहाँ पर मेवाड़ या मारवाड़ प्लेटू भी है, लेकिन मालवा प्लेटू की महत्ता ज़्यादा है। उसके ठीक ईस्ट में आप देखेंगे यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेटू है, फिर आपका बघेलखंड प्लेटू है। तो ये आपका केंद्रीय उच्च भूमि है। और ध्यान दें आप सभी विद्यार्थी, ये नर्मदा नदी है आपकी, ये जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के जो उत्तर में नॉर्थ में जो आपका प्लेटूज है, इन्हें ही सेंट्रल हाईलैंड या केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम इनसे रिलेटेड प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व करेंगे। तो आइए नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी सीरीज पे है, व्हाट टाइप ऑफ रॉक फॉर्म द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। हिंदी में मैं ट्रांसलेट साथ में ही करूंगा क्वेश्चन को। भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यह पठार मुख्य रूप से क्रिस्टलीय, आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से बना है। आप सभी जानते हैं आग्नेय चट्टानें या आग्नेय शैल क्या होती है, जो अर्थ के इनर कोर में होती है, वहाँ पे आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, आग्नेय शैलें। और कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक वो होती है जो समय या टाइम पीरियड के साथ साथ उनमें चेंज जब आता है तो कायांतरण हो जाता है, उनमें चेंज आ जाता है, तो वो बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेटू है, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये आपका क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल फॉर्म में ये इग्नियस रॉक्स हैं और आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया? आंसर है, द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया कवर्स अबाउट 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। भारत का प्रायद्वीपीय पठार कितने क्षेत्रफल पर विस्तारित है? तो आंसर है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन आप सभी नोट डाउन कर लें इन सभी क्वेश्चन को साथ ही साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द शेप ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू? जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है उसकी जो शेप है, उसकी जो आकृति है वो कैसी है? वो है ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रल हाईलैंड? अभी अभी हमने डियर स्टूडेंट्स मैप के थ्रू भी देखा था। आई होप आप सभी को इसका आंसर आता होगा। मध्य उच्च भूमि से क्या तात्पर्य है? द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू lying north of the Narmada river is called the Central Highland. नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। Which plateaus are included in the Central Highlands? मध्य उच्च भूमि में कौन कौन से पठार आते हैं? तो आप यहाँ पे मैप भी देख लीजिए, वैसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो आंसर है मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू एंड बघेलखंड प्लेटू। ये आपका मालवा प्लेटू है। फिर से आप मैपिंग कर लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट को जब आप रीड करते हैं तो आप ध्यान दें मैपिंग अनिवार्य हो जाता है, मैपिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
ये आपका बुंदेलखंड है और ये आपका बघेलखंड प्लेटू है और इसी पूरे पार्ट को कहा जाता है आपका सेंट्रल हाईलैंड मध्य उच्च भूमि। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, which plateau in India is the richest in terms of mineral resources? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी सेंस में। मिनरल रिसोर्स, खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? तो आप सभी को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, केंद्रीय उच्च भूमि यानी कि सेंट्रल हाईलैंड का जो पूर्वी विस्तार है ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू के रूप में है और छोटा नागपुर प्लेटू ही आपका रिचेस्ट मिनरल रिसोर्स है। यहाँ पे इंडिया का रिचेस्ट मिनरल रिसोर्स है, भारत का सबसे समृद्ध खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार है। तो आप सभी को लोकेशन पता लग गई होगी। ये जो बुंदेलखंड का प्लेटू है, सॉरी छोटा नागपुर का प्लेटू है ये वाला, ठीक है, बुंदेलखंड के ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे अब हम। और आप सभी इससे पहले एक मैप देख लें सभी बच्चे। ये छोटा नागपुर प्लेटू है, ये इंडिया का एक सैटेलाइट डायग्राम है। ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू है और छोटा नागपुर प्लेटू को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। इसे रूर ऑफ इंडिया कहते हैं, रूर ऑफ इंडिया। रूर एक जर्मनी में एक रिचेस्ट मिनरल बेल्ट है और इंडिया की रिचेस्ट मिनरल बेल्ट छोटा नागपुर प्लेटू है। तो रूर रीजन जो आपका जर्मनी का है उसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया। ये आपका रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए। रिचेस्ट मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया छोटा नागपुर प्लेटू। और यहाँ पे जो मिनरल पाए जाते हैं आपके कोल हैं, आयरन है और आपका माइका एटसेट्रा। और ये जो आपका छोटा नागपुर प्लेटू है इट लाइज मेनली इन झारखंड। ये आपका मुख्य रूप से झारखंड, ये आपका झारखंड रीजन है। ओके, ये आपका झारखंड है, आप मैप में देख लीजिए। तो झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू लाई करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। Which plateau is known as the Ruhr of India? रिवाइज्ड क्वेश्चन है, मैपिंग के थ्रू हमने अभी अभी देखा। भारत का रुर किस पठार को कहा जाता है या किस क्षेत्र को कहा जाता है? छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज द छोटा नागपुर प्लेटू कॉल्ड द इंडस्ट्रियल हार्ट ऑफ इंडिया? वंस अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी ध्यान देंगे। छोटा नागपुर प्लेटू को या पठार को भारत का औद्योगिक हृदय क्यों कहा जाता है? आंसर है ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ मिनरल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों की अबंडेंस है, प्रचुरता है, बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन यहाँ पे पाए जाते हैं और यहाँ पर खनिज संसाधनों के होने से भारी उद्योगों का विकास हुआ है। तो दैट्स वाई इसे भारत का औद्योगिक हृदय, इंडस्ट्रियल हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी विद्यार्थी नोट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट आर द मेजर मिनरल्स फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू? छोटा नागपुर पठार में मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो आंसर है कोल, आयरन, माइका, बॉक्साइट, कॉपर एटसेट्रा। कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक जिसे इंग्लिश में माइका कहा जाता है, बॉक्साइट एंड कॉपर मीन्स तांबा। तो ये मिनरल्स छोटा नागपुर प्लेटू में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द अरावली रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वंस अगेन। रेलिक्ट माउंटेन या फिर इसे रेजिडुअल माउंटेन भी कहा जाता है। रेलिक्ट माउंटेन का ये एग्जाम्पल है। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आप यहाँ पर देख लीजिए, एक डायग्राम मैंने शेयर किया है। ये आपका रेजिडुअल माउंटेन है।
रेजिड्यूल माउंटेन में होता क्या है, जो आपका सरफेस होता है ये ओरिजिनल सरफेस इस तरह का रहता है, और जब उसमें डिन्यूडेशन होता है या उसमें किसी कारण से अनाच्छादन क्रिया होती है, रिजल्ट ऑफ डिन्यूडेशन, यहाँ पे आप देख लीजिए, जब सरफेस पे आपका अनाच्छादन होगा, अपर्दन होगा, अपक्षय होगा, मीन्स की आसान भाषा में बात करूँ तो जो ऊपरी परत है वो कट-फट जाएगी अपर्दन के कारकों द्वारा। हो सकता है वो अपर्दन आपका हवा के द्वारा हो, जल के द्वारा हो, तो उसमें क्या हो जाता है, इस तरह का आपका जो खुरदरी सतह ऊपर दिखती है और ये ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, यही आपका रेजिड्यूल माउंटेन है, यही आपका अवशिष्ट पर्वत है। और भारत का जो अरावली माउंटेन है वो आपका रेलिक्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। इन विच स्टेट्स डज द अरावली रेंज एक्सटेंड? अरावली जो रेंज है वो किन किन स्टेट्स में लाई करती है, कहाँ कहाँ पर एक्सपेंडेड है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? आंसर है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात एंड दिल्ली। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात एंड दिल्ली। तो यहाँ पे आप गुजरात को देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पे मैंने मैप शो किया है। तो ये आपका गुजरात है, ये आपका राजस्थान चल पड़ता है, ये वाला जो पार्ट है आपका ये राजस्थान वाला है, ठीक है, ओके। फिर आपका यहाँ पे दिल्ली को टच कर गया, और फिर यहाँ पे आपका जो आपका थोड़ा सा जो पार्ट है, थोड़ा सा जो भाग है वो आपका हरियाणा को टच कर गया। तो कुल मिला के अरावली जो पर्वत है वो आपका 4 राज्यों में विस्तारित है। और आप सभी ध्यान देंगे 80% से ज़्यादा अरावली जो माउंटेन है उसका जो एक्सपेंशन है वो आपका राजस्थान में है। आपके माइंड में ये भी होना चाहिए, आप मैप अच्छे से देख लीजिए, जो आपका 80% से जो अधिक है वो आपका कहाँ पे है, आप ध्यान दें, ये आपका राजस्थान है। राजस्थान में आपका इसका 80% से ज़्यादा विस्तार है, किसका, अरावली माउंटेन का, ओके। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप सभी को आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज द विंध्य रेंज? तो विंध्य रेंज की बात करते हैं। जैसे हमने अभी अरावली की बात की, ये आपका रेलिक्ट माउंटेन है, रेजिड्यूल माउंटेन है। तो विंध्य जो पर्वत है या विंध्य माउंटेन रेंज है, ये किस प्रकार का माउंटेन है? ये आपका फोल्ड माउंटेन है, ये आपका भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। ये बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता होने चाहिए। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने शेयर किया है। भ्रंश पर्वत का निर्माण कब होता है, या आपका फोल्ड सॉरी, यहाँ पे एक एरर हो चुका है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये आपका फॉल्ट माउंटेन है, यहाँ पे फॉल्ट होगा, ये फॉल्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है, फॉल्ट माउंटेन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे आप माफ़ कर दें, ये आपका क्लरिकल मिस्टेक है। तो आपका ये फॉल्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है, ओके। भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत कैसे बनते हैं? आप यहाँ पे डायग्राम में देखें, ये आपका पूरी सतह है, ठीक है, आपका ये सरफेस है, सरफेस। इस सरफेस में क्या हुआ है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस को आप देखिए, ये आपका या तो ये नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाएगा, बैठ जाएगा, या फिर अगर ये वाला पार्ट नीचे की तरफ बैठता है ना, ये वाला पार्ट, तो आपका नेक्स्ट पार्ट जो है एज इट इज रहता है, मीन्स आपका ऊपर की ओर दिखाई देता है। तो ये आपका माउंटेन शेप में होता है, ठीक है, ये आपका माउंटेन शेप में ऐसे, और ये वाला पार्ट आपका नीचे धंस चुका है, तो ये आपका फॉल्ट माउंटेन बन जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये वाला पार्ट ऊपर उठ जाएगा, ये जो पार्ट है जिस पर मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट ऊपर अपलिफ्ट करेगा, और ये वाला जो पार्ट है साइड वाला, ये एज इट इज रहेगा। तो इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे अपलिफ्टमेंट होती है, तो ये वाला भी आपका फॉल्ट माउंटेन या फिर ब्लॉक माउंटेन बन जाता है, और ये वाला पार्ट एज इट इज रहता है, ठीक है। तो ये आपका विंध्य जो माउंटेन है, ये आपका फॉल्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 12 हमने कंप्लीट किया। अब हम 13 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। इन विच स्टेट्स इज द विंध्य रेंज लोकेटेड? ये कह रहा है कि विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार किन राज्यों में है? तो आंसर है आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। यहाँ पे गुजरात में भी आता है हल्का सा। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका विंध्य है। तो गुजरात की जो बाउंड्री है कुछ ऐसे आती है। तो ये आपका हल्का सा गुजरात को टच करते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका आगे झारखंड है और थोड़ा सा आपका छत्तीसगढ़ को भी ये यहाँ पे टच करता है। तो इन राज्यों में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। कुल मिला के ये जो राज्य हैं ये 6 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द विंध्य रेंज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी नोट करें। विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, ये आपकी सद्भावना शिखर, इंग्लिश में से गुडविल पीक कहेंगे, या फिर कलूमर पीक, या फिर कलूमर चोटी। सद्भावना पीक, सद्भावना शिखर, गुडविल चोटी, गुडविल पीक एंड कलूमर पीक, हिंदी में कलूमर चोटी। तो ये एक ही नेम है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करेंगे। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज? अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, आंसर है गुरु शिखर, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, आप सभी ध्यान दें, गुरु शिखर है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज द सतपुड़ा रेंज एंड व्हाट इज इट्स हाईएस्ट पीक? फिर से मैं आपको बता दूं, विंध्याचल की तरह सतपुड़ा माउंटेन भी एक ब्लॉक एंड फॉल्ट माउंटेन है। ओके, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी धूपगढ़ है, जो कि आपकी लोकेट करती है पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा एक भ्रंश पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में लाए करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करेंगे। और मूव करने से पहले आपके सामने एक डायग्राम है और इस डायग्राम में आप सभी ध्यान दीजिए। ये सैटेलाइट डायग्राम है और मैंने इसे इसीलिए शेयर किया है ताकि आप सभी बच्चों को मैपिंग अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो आप सभी जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपका अरावली रेंज है, अरावली श्रेणी है। अरावली रेंज जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी गुरु शिखर है। ये आपका यहाँ गुरु शिखर दिया है और इसकी जो हाइट है यहाँ पे मेंशन की है। क्वेश्चन में भी हमने इसको कवर किया है। उसके बाद आ जाता है आपका विंध्य रेंज। ये आपकी विंध्याचल रेंज है, 6 स्टेट्स में लाई करती है। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे सतपुड़ा रेंज आपकी, ठीक है, विंध्य रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक आपकी गुडविल पीक है। ठीक है, जिसकी हाइट 752 मीटर है। और आपका सतपुड़ा रेंज ठीक इसके नीचे साउथ में, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी धूपगढ़ है। ओके, तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा इंडिया के मैप पे कहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी है, कहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और कहाँ पर आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, what is the Deccan Plateau located in India? Where is the Deccan Plateau located in India? दक्कन का पठार भारत के किस भाग में स्थित है? तो इन सदर्न इंडिया, दक्षिण भारत में। हम आगे मैपिंग के थ्रू देखेंगे, आप चिंता मत करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द डेक्कन प्लेटू डिवाइडेड? डेक्कन प्लेटू को कितने भागों में बांटा गया है? तो डेक्कन प्लेटू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था, महाराष्ट्र प्लेटू, महाराष्ट्र पठार, कर्नाटका प्लेटू एंड तेलंगाना प्लेटू। महाराष्ट्र पठार, कर्नाटका पठार और तेलंगाना पठार, इन 3 मुख्य भागों में दक्कन के पठार को बांटा गया है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक डायग्राम फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान दें। ये आपका डेक्कन प्लेटू है, ओके, ये आपका डेक्कन प्लेटू है, ध्यान दें। और डेक्कन प्लेटू के जो पार्ट्स हैं, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। ये आपका महाराष्ट्र प्लेटू है, ये आपका तेलंगाना प्लेटू है और ये आपका कर्नाटका प्लेटू है, और इन तीनों को मिला के इसे डेक्कन प्लेटू या दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को मैपिंग के थ्रू ज़्यादा जानकारी का पता लग रहा होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे, और इस स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज द डेक्कन ट्रैप? डेक्कन ट्रैप क्या है? डेक्कन ट्रैप इज अ पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक लावा। डेक्कन ट्रैप क्या है? देखिए, डेक्कन ट्रैप दक्कन पठार का एक भाग है जो ज्वालामुखीय लावा से बना है। आगे एक मैप आप लोगों के साथ शेयर करने जाऊंगा, तो उस मैप में आप लोगों को ये क्लियर होगा कि डेक्कन ट्रैप वास्तव में एक हिस्सा है डेक्कन प्लेटू का। क्वेश्चन नंबर, द डेक्कन ट्रैप वाज फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ लावा? तो ये आपका बेसाल्टिक लावा से बना है, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है। ये जो आपका डेक्कन ट्रैप है, ये आपका वोल्केनिक लावा यानी कि बेसाल्टिक लावा से बना है। डेक्कन ट्रैप का निर्माण बेसाल्टिक लावा से हुआ है। तो ये आपका जैसे वोल्केनिक प्रोसेस में आपका जो वोल्केनो इरप्ट हुआ है, ज्वालामुखी फटा है, और इस ज्वालामुखी उद्गार से जो भी आपका यहाँ पे लावा निकला है, जो अंदर से मैग्मा आया, फिर आपका लावा के रूप में बाहर आया, तो इसी से ही ये क्या बना है आपका डेक्कन ट्रैप, बेसाल्टिक लावा इसे इसे हम कहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम पे देख लीजिए, आप सभी को मैं दिखाना चाहूंगा डेक्कन ट्रैप वास्तव में क्या है। आपको मैंने अभी अभी बताया कि ये आपका पूरा डेक्कन प्लेटू है, जिसमें महाराष्ट्र प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू एंड कर्नाटका प्लेटू आता है, ओके। लेकिन आप सभी को ये मैं शेयर करना चाहूंगा कि डेक्कन ट्रैप ये वाला पार्ट है। डेक्कन ट्रैप डेक्कन प्लेटू के एक हिस्से पर है, ठीक है, जहां पर आपका ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, और यहाँ पर एक बेसाल्टिक लावा बना है। बेसाल्टिक लावा का यहाँ पर एक परत या लेयर यहाँ पे बनी है, इसे ही डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। ये आपका डेक्कन ट्रैप है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन को, आप ध्यान दीजिए, रेड कलर से पूरा का पूरा यहाँ पे डायग्राम बना है। ये डेक्कन ट्रैप है, इसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है हिंदी में। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आप डायग्राम में देख लीजिए, ये आपका वोल्केनिक इरप्शन है, ज्वालामुखी उद्गार है, और इस ज्वालामुखी उद्गार में जो आपका मैग्मा बाहर आया, जो लावा के रूप में बिछा, इसी से ही दक्कन ट्रैप यानी कि डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। आई होप आप सभी को ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। Which type of soil is extensively found in the Deccan Trap region? फिर से क्वेश्चन है, आप मैप पर देख लीजिए। ये जो डेक्कन ट्रैप रीजन है, जो कि आपका डेक्कन प्लेटू का एक पार्ट है, एक भाग है, इस पर कौन सी सॉइल यानी कि कौन सी मिट्टी का विस्तार है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ब्लैक सॉइल, जिसे रेगुर सॉइल कहा जाता है, यानी कि हिंदी में काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी। तो इस डेक्कन ट्रैप पे काली मिट्टी का एक परत बिछी हुई है। एक एग्जाम पॉइंट है, आप इसे रीड कर लीजिए। ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट रॉक्स ऑफ द डेक्कन ट्रैप।
काली मिट्टी का निर्माण डेक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे बेसाल्टिक लावा की एक परत बिछी है और जैसे-जैसे समय बीतता गया इसमें वेदरिंग प्रोसेस हुआ, अपक्षय की जो घटनाएँ थी वो घटी, जिससे जो है इस बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये आपका ब्लैक सॉइल रीजन है इंडिया का। आप सभी के लिए ये आगे के लिए आइडिया जनरेट होगा कि अगर इंडिया में कहीं पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है तो इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो आप ध्यान दें। और हल्का सा पार्ट यहाँ पे गुजरात का है, बाकी महाराष्ट्र वाला पार्ट है और हल्का सा आपका कर्नाटका और तेलंगाना का पार्ट भी यहाँ पे आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है। ब्लैक सॉइल इज कंसीडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर विच क्रॉप? काली मिट्टी की जो फसल है सबसे उपयुक्त किस फसल के लिए मानी जाती है? तो काली मिट्टी जो आपका कॉटन क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस है, कपास की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, द कार्बी एंगलोंग प्लेटू इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये आपका जो कार्बी एंगलोंग पठार है ये आपका असम रीजन में आता है, असम स्टेट में आता है। आप सभी ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड विच इज इट्स हाईएस्ट पीक? ये क्वेश्चन कहता है पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है अबाउट 1600 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है। एंड हाईएस्ट पीक इज अनाईमुडी, जो आपकी केरलम, जो नया नाम केरला का हुआ है हाल ही में। और इसकी जो हाइट है वो आपकी 2695 मीटर्स है, 2695 इसकी ऊंचाई है। अनाईमुडी जो चोटी है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट की जो कुल लंबाई है वो आपकी 1600 किलोमीटर है, लगभग 1600 किलोमीटर। और एग्जाम पॉइंट आप देख लीजिए, पश्चिमी घाट भारत के 6 राज्यों यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरलम और तमिलनाडु में फैला हुआ है, जबकि पूर्वी घाट 5 राज्यों यानी ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। तो जहां पश्चिमी घाट का जो विस्तार है आप मैप में देख लीजिए, वो आपका 6 स्टेट्स में है, 6 राज्यों में है। और आपका पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो आपका 5 राज्यों में है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट? पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। आप नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन वर द वेस्टर्न घाट्स डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया? विश्व धरोहर स्थल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2012 में, वर्ष 2012 में इसे जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 26, 26वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। व्हाट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट? तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट को हम फिर से मैप पर मैपिंग कर लेते हैं। ये आपका डियर स्टूडेंट्स वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जो मीटिंग पॉइंट है मैं आपको हाइलाइटर से आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए वेस्टर्न घाट यहाँ पे आके आया और ईस्टर्न घाट यहाँ पे। और ये जो ये पॉइंट है ना आपका, ये वाला जो पॉइंट है जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका मीटिंग पॉइंट है। यहाँ पे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट दोनों मर्ज होते हैं, आपस में मिलते हैं।
तो इसे किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन ये है, इसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो ये आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे नीलगिरी की हिल्स है। तो ये आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट है, आप सभी ध्यान दें। और ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये आपका आप जीके फैक्ट में देख लीजिए, केरल और कर्नाटका और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में फैली है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये आपका इधर तमिलनाडु है, ये आपका इधर केरलम है और आपका इधर कर्नाटका है। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 राज्यों में विस्तारित हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट? ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है, आंसर है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है जिंदगढ़ा पीक, आंध्र प्रदेश में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदगढ़ा चोटी, आंध्र प्रदेश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड 28, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल? नीलगिरी पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी डोडा बेटा पीक है। हाइट है 2637 मीटर, 2637 मीटर इसकी हाइट है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, आप सभी को पता होना चाहिए। और इस स्लाइड में मैंने आप सभी के सामने एक पिक्चर शेयर की है जिसमें डिफरेंस बताया गया है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट पे। आप सभी स्टूडेंट्स इस स्लाइड को, इस डायग्राम को जरूर देखें और यहाँ पे जो आपका डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है, इसको ज़रूर देखें, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ एक बेसिक बातें आप लोगों को बता दूं। ये आपका वेस्टर्न घाट है और ये आपका ईस्टर्न घाट है। की डिफरेंसेस हैं पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं, जो आपका इंडिया के मैप पे जब आप नज़र डालेंगे तो आपका जो पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी जो तट है, उसके साथ वेस्टर्न घाट पैरेलल एक्सपेंडेड है, ओके। और आपका जो ईस्टर्न घाट है वो आपका ईस्टर्न कोस्ट के साथ एक्सपेंडेड है। और अगर कॉन्टिन्यूटी की बात की जाए तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस रेंज है, सतत श्रृंखला है, ये कहीं से भी बीच में कटी फटी नहीं है। पश्चिमी घाट की यदि हम बात करें और दूसरी तरफ पूर्वी घाट की बात करें तो डिसकॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज है, असतत पर्वत श्रृंखला है, जो बीच बीच में से बहुत ज़्यादा कटी फटी है। पश्चिमी घाट की बात करें, वेस्टर्न घाट की बात करें तो इसकी जो एलिवेशन है हायर है, मीन्स यहाँ पर बहुत सारी ऊंची चोटियाँ देखने को मिलती हैं। और दूसरी तरफ कंपैरेटिवली ईस्टर्न घाट जो है आपका एलिवेशन के मामले में, ऊंचाई के मामले में ईस्ट वेस्टर्न घाट की तुलना में कम है। मीन्स कि ईस्टर्न घाट या पूर्वी घाट पर जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई बहुत कम है। हाईएस्ट पीक की बात करें तो अनाईमुडी वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, जो केरलम में आती है। और आपका जो जिंदगढ़ा पीक है वो आपकी ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। अनाईमुडी वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है और जिंदगढ़ा पीक ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। रेनफॉल के मामले में बात करें तो वेस्टर्न घाट के आपके विंडवर्ड साइड पर, पवन अभिमुख ढाल पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और आपका जो आपका ईस्टर्न ईस्टर्न घाट है वहाँ पे आपका लेस रेनफॉल होता है पश्चिमी घाट की तुलना में। स्लोप की बात करें तो आपका वेस्टर्न साइड में स्टीप स्लोप है, तीखी तीव्र ढाल है पश्चिमी घाट की। और आपका जो ईस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न साइड है उसकी जेंटल स्लोप है, मीन्स कम ढाल है। रिवर्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट की जो रिवर्स है वो शॉर्ट एंड फास्ट फ्लोइंग है, मीन्स कम दूरी तय करती है और बहुत तेज गति से बहती है। और आपकी जो ईस्टर्न घाट की जो रिवर्स है वो आपकी लार्ज रिवर्स है और आपकी इस ईस्टर्न घाट को काट करके बहती है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जैव विविधता की बात करें तो वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ईस्ट वेस्टर्न घाट इज वेरी वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। मीन्स कि ईस्टर्न घाट में कम बायोडाइवर्सिटी है, कम जैव विविधता देखने को मिलती है और पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। वेस्टर्न घाट का जो अदर नेम है, निक नेम है, सह्याद्री हिल भी इसे कहा जाता है और आपका ईस्टर्न घाट का कोई ऐसा नेम नहीं है।
वेस्टर्न घाट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया है, जबकि ईस्टर्न घाट को ऐसा कोई स्टेटस अभी तक नहीं मिला है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो नीलगिरी हिल जो है आपका मीटिंग पॉइंट है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट का। तो ये थे की डिफरेंसेस। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आज के अंतिम 2 प्रश्न, लास्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द इंडियन ग्रेट डेजर्ट कॉमनली कॉल्ड? जो आपका इंडियन ग्रेट डेजर्ट है, आप सभी यहाँ पे इमेज में एक मैप मैंने शेयर किया है, आप सभी देख लीजिए। ये आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है और इसे थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। हिंदी में भी आंसर दिया है, थार मरुस्थल के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन इस लेसन नंबर 2 के फिजियोग्राफी इंडिया जो आपका टॉपिक है आज का, इसके पार्ट 2 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी की स्क्रीन पे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द थार डेजर्ट? थार डेजर्ट में एक रिवर फ्लो करती है, आप सभी को मैंने यहाँ पे शेयर किया है मैप में। देखिए एक रिवर है, ये रिवर आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे फ्लो कर रही है और इस रिवर का नाम है लूनी रिवर। थार मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी है और ये कच्छ के रण में आगे अंदर गायब हो जाती है और इसे इनलैंड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, अंतस्थलीय नदी के रूप में भी जाना जाता है। ये आपकी लूनी रिवर थार डेजर्ट की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और ये जो थार डेजर्ट है ये लार्जेस्ट डेजर्ट इंडिया का है और वर्ल्ड में इसकी जो रैंकिंग है वो आपका 7th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। तो ये आपके थार डेजर्ट के 2 क्वेश्चंस मैंने आप सभी के लिए बनाए थे ताकि आप सभी को थार डेजर्ट के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सके। और नेक्स्ट स्लाइड पे आप थार डेजर्ट को एक बार फिर से देख लें। थार डेजर्ट का जो एक्सपेंशन है वो आपका, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो हल्का सा पंजाब में भी ये आ जाता है, हरियाणा को टच करता है, राजस्थान को टच करता है और आपका थोड़ा सा इधर गुजरात को टच करता है। हाँ, लेकिन यदि हम इंडिया से बाहर बात करें तो पाकिस्तान जो आपका कंट्री है वहाँ पे भी इसका एक्सपेंशन है, वहाँ पे भी इसका विस्तार है। लेकिन हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो थार डेजर्ट का जो 80 to 90% जो पार्ट है वो आपका राजस्थान में आता है, राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान में। ठीक है, और हम लेफ्ट साइड में जो एक फिर से डायग्राम है थार डेजर्ट का, थार डेजर्ट जो सराउंड करता है, जो चारों तरफ से घिरा है पंजाब प्लेन से, नॉर्थ में, ईस्ट में अरावली हिल से, अरावली पर्वतमाला से, साउथ में आपका दक्षिण में रन ऑफ कच्छ या कच्छ के रण से और आपके इसके वेस्ट में इंडस रिवर प्लेन है, सिंधु नदी का मैदान है। तो ठीक इन सभी के ये जो प्राकृतिक सीमाएं हैं इनके बीच में आपका थार मरुस्थल है जो भारत का महामरुस्थल है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। तो आई होप आप सभी को डायग्राम के थ्रू ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो थार डेजर्ट के लास्ट की फैक्ट्स आप सभी के सामने, आप सभी इन्हें एक बार रीड कर लें। तो आइए देखते हैं ये फैक्ट्स क्या हैं। Undulating plain means a land surface with gentle rise and falls, not completely flat, looking like waves. देखिए थार डेजर्ट जो है उसके बारे में ये की फैक्ट की हम बात कर रहे हैं। ये जो की फैक्ट है ये बोलता है कि ये एक अनड्यूलेटिंग प्लेन है, ये आपका एक तरंगित मैदान है, अनड्यूलेटिंग प्लेन, तरंगित मैदान, और जिसका मीनिंग होता है कि एक ऐसा लैंड सरफेस विद जेंटल राइज एंड फॉल्स, मीन्स कि वहाँ की भूमि पर रेत के छोटे बड़े टीले बने होते हैं जिससे जमीन लहरों जैसी ऊंची नीची दिखाई देती है। मतलब कंप्लीटली ये फ्लैट नहीं होता है, हल्का सा ऊपर नीचे दिखाई देता है जैसे कि आपका लहरें होती है, तभी तो ये कह रहा है लुकिंग लाइक वेव्स। तो पूरी की पूरी जमीन लहरों जैसी दिखाई देती है। आप यहाँ पे देख लीजिए, लहरें लहरों की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वेव्स की तरह दिखाई दे रहा है। तो एक तरंगित मैदान का ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है, अनड्यूलेटिंग प्लेन का एग्जाम्पल है। कई बार पूछ लिया जाता है, थार डेजर्ट जो है आपका अनड्यूलेटिंग प्लेन का एक एग्जाम्पल है।
आप इसे क्लैरिफाई कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो बिल्कुल है। तो अभी हमने डायग्राम के थ्रू समझा, ठीक है। नेक्स्ट की फैक्ट है, थार डेजर्ट रीजन रिसीव्स लेस देन 150 of रेनफॉल एनुअली। तो यहाँ पे 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है थार डेजर्ट के रीजन में, क्योंकि ड्राइएस्ट रीजन है इंडिया का। लास्ट की इफेक्ट related to Thar Desert, crescent shaped sand dunes are found here, which are called बरखांस। देखिए यहाँ पे होता क्या है, एक अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार तो आपने देखा होगा, ये ऐसी शेप होती है। तो ऐसे यहाँ पे बालू के टिब्बे पाए जाते हैं। बालू के छोटे छोटे टिब्बे होते हैं जो अर्धचंद्राकार रूप में फैले होते हैं। तो इन्हीं को ही यहाँ पे जो नेम दिया गया है वो आपका बरखान दिया गया है। कई बार इस तरह की टर्मिनोलॉजी आप सभी से पूछी जाती है, वो चाहे फिर बरखान की बात हो, ठीक है, वो बरखान की बात को या बरखान की बात हो, या फिर आपके तरंगित मैदान, या फिर अनड्यूलेटिंग प्लेन की बात हो। तो आपको ऐसी टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज्योग्राफी के जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स या टेक्निकल वर्ड्स हैं, तकनीकी शब्द हैं, उन सभी की जानकारी आप तक पहुँचे। तो ये था क्लास 9th ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लेसन नंबर 2 फिजियोग्राफी इंडिया का पार्ट 2। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट 3 में आप सभी से रूबरू होंगे, और उस पार्ट में हम आप सभी के साथ जो टॉपिक शेयर करेंगे वो होगा वेस्ट एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं पूर्ण अपेक्षा करता हूँ आप सभी को इन प्रश्नों का फ़ायदा मिलेगा, वो चाहे आपके स्कूल एग्जामिनेशन है या फिर फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यदि आप बैठते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये एक एडवांटेज के तौर पर रहेगा। तो तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।